नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 5 दिसंबर को मैनपुरी उपचुनाव में मतदान होगा। इस उपचुनाव में सपा की ओर से डिंपल यादव को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा ने सपा के गढ़ मैनपुरी लोकसभा सीट से रघुराज शाक्य को प्रत्याशी घोषित किया है। मैनपुरी उपचुनाव सपा और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा यादव मतदाताओं की संख्या है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे स्थान पर शाक्य मतदाताओं की संख्या है। इलाके में दोनों समुदाय एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, जिसने अखिलेश यादव की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो वहीं अखिलेश यादव के सघन चुनाव प्रचार ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की बढ़ती नजदीकियों ने भी बीजेपी की परेशानियों को बढ़ा दिया है। वहीं इन बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए बीजेपी ने शिवपाल यादव पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। गोमती रिवर फ्रंट घपले में तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव व दोनों आला अफसरों की भूमिका की पड़ताल प्रारंभ हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि सीबीआई ने उनसे आगे की जांच के लिए पूछताछ की अनुमति मांगी है। इसीलिए शासन ने निर्णय लेने के लिए सिंचाई विभाग से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है। गोमती रिवरफ्रंट परियोजना के लिए सपा सरकार ने 2014 से 15 में 1513 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। सपा सरकार के कार्यकाल में ही 1437 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। स्वीकृत बजट की 95% राशि जारी होने के बावजूद 60% काम पूरा नहीं हो पाया। साथ ही आपको बता दें कि न्यायिक जांच में तो इस परियोजना को भ्रष्टाचार का पर्याय करार दिया गया। शिवपाल के साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने जहां एक और शिवपाल यादव पर जांच बैठा दी है, तो वहीं उनकी सुरक्षा में भी कटौती कर दी गई है। सरकार ने शिवपाल यादव की सुरक्षा को जेड श्रेणी से घटाकर वाई श्रेणी की कर दी है और शिवपाल यादव को बीते 10 सालों से जेड श्रेणी की सुरक्षा हासिल थी। पहले समाजवादी पार्टी सरकार में बतौर मंत्री शिवपाल सिंह यादव सुरक्षा उन्हें मिली हुई थी। शिवपाल यादव की सुरक्षा घटाने पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं प्रसपा संस्थापक शिवपाल सिंह यादव के एक मंच पर आने से कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा है। इससे भाजपा डर गई है। बदहवासी में सुरक्षा घटाने का फैसला ले चुकी है और ऐसे में दरअसल जब तक चाचा भतीजे के रिश्तों में दरार थी, तब योगी आदित्यनाथ भी शिवपाल यादव पर मेहरबान थे। शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी कई बार मुलाकात की थी। कयास ये भी लगने लगे थे कि शिवपाल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि शिवपाल ने 2022 का विधानसभा चुनाव अखिलेश के साथ मिलकर लड़ा था। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेश सिंह जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अब करते हैं जोशी जी आपके साथ ही, क्योंकि अब पुरानी जांच एक बार फिर से खोल दी गई है, फिर से बैठा दी गई है और अब शिवपाल यादव के खिलाफ ये जो जांच है फिर से शुरू हो गई है। कैसे इसे देखती है समाजवादी पार्टी? नेहा जी, जब से ये चुनाव प्रारंभ हुआ है और जब से माननीय चाचा जी और माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने ये तय किया है कि वो लोग साथ आकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बेचैनी है। और ये केवल उनकी बेचैनी बताने के लिए काफी है कि माननीय हमारे चाचा शिवपाल सिंह यादव जी की सुरक्षा को भी उन्होंने घटा दिया है और अभी जांच बैठा दिया है। लेकिन आप भी जानती हैं, सांच को आंच नहीं। निश्चित तौर पे केवल भारतीय जनता पार्टी जो घबराई हुई है जो मैनपुरी का उपचुनाव को देखकर, ये उसी की परिणति है। और निश्चित तौर पे हम इतना कहना चाहते हैं, ये चुनाव, मैं भी मैनपुरी में हूँ अभी, और मैनपुरी की जो जनता है उन्होंने ये चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है। वो ललायित है अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए 5 तारीख को। और आप देखेंगे ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता हो गया। ठीक है, राजेश जी जवाब दीजिए, क्या ये वाकई भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, घबराहट है, जिस बात का जिक्र अभी भुवन
भास्कर जोशी जी कर रहे थे, कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है और बौखलाहट है कि उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट घपले की जो फाइल है एक बार फिर से खुलवा दी, उस पर सीबीआई जांच बिठा दी। ऐसा है क्या? घबरा गए क्या आप लोग? अरे नेहा जी, हम क्यों घबराएंगे? हमारे पास नेता है, नियत है, प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार की लॉ एंड ऑर्डर पे जिस प्रकार से लगातार हम काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस अपराध पे और भ्रष्टाचार पे लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति। नहीं, वही तो ये कह रहे हैं कि उसी का फायदा उठा रहे हैं आप लोग। आपकी यूपी में सरकार है, आपकी केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री आपके है, मुख्यमंत्री आपके हैं, अमला आपका है, प्रशासनिक अमला आपका है, कह रहे उसी का तो फायदा उठा रहे हो। हाँ नेहा जी, वही तो कर रहे हैं कि जो नहीं, अभी आपने जो प्रश्न किया कि घबराहट है, अभी समाजवादी पार्टी के भाई हमारे कह रहे थे, तो हम क्यों घबराएंगे भाई? इनके 3 गढ़ माने जाते थे, रामपुर, मैनपुरी और आजमगढ़। 2 किला तो इनका ढह गया, तीसरा किला ढहने वाला है, तो घबराहट बौखलाहट तो इनकी है ना। हम तो लगातार जीत रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो दंगा मुक्त प्रदेश हो चुका है और लॉ एंड ऑर्डर लगातार मेंटेन हो रहा है, तो वो हमारे पास नीति नियत और सरकार है, हमारे पास नेता है, हमारे पास योजनाएं हैं, हम क्यों घबराएंगे? इसलिए लगातार हम इनका सफाया करते जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी तो समाप्त हो चुकी पार्टी है ना, तो हम क्यों घबराएंगे? ठीक है, कह रहे सफाया हम करते जा रहे हैं। जोशी जी, यहाँ से भी सफाया होने वाला है आपका? देखिए, वो तो 5 तारीख को पता चलेगा जब मतदान होगा। उसके बाद 8 तारीख को जब परिणाम आएगा, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को भी बैठा लीजिएगा। और हम तो तैयार ही रहते हैं, हमेशा समाजवादी लोग हैं। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की मैनपुरी से जमानत जब्त। ये तो मानिए ना, आप लोगों के अंदर भी घबराहट तो थी, इसलिए नतमस्तक हो गए अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के सामने। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पर केवल हमारे समाजवादी पार्टी की चर्चा के अलावा अगर हम अलग होते हैं तो इनको दिक्कत है, एक होते हैं तो दिक्कत है। इनके पास 6 साल में कोई ऐसा कार्यकाल नहीं है, कोई ऐसी योजना नहीं है जो ये बता सके। निश्चित तौर पे अभी मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी अभी बता रहे थे कि दंगा मुक्त हो गया, लेकिन इस प्रदेश ने अभी दूसरे कार्यकाल में कानपुर की इसका जवाब दीजिए। घबराहट थी क्या? आपको लग रहा था कि ये जो चुनाव है हाथ से चला जाएगा, इसलिए अखिलेश यादव शिवपाल यादव के पास पहुंचे, डिम्पल यादव भी साथ में गई। चाचा और भतीजे के बीच ये जो नजदीकियां बढ़ रही है, इसकी मुख्य वजह यही है कि ये चुनाव जो किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देना चाहते अखिलेश यादव? देखिए, मैनपुरी की जो महान जनता है वो चाहती थी परिवार एक हो। हमेशा माननीय शिवपाल जी, अखिलेश यादव जी जो भी फैसला करते हैं वो केवल क्षेत्र की जनता के हित में, प्रदेश की जनता के हित में, राष्ट्र की जनता के हित में फैसला करते हैं। निश्चित तौर पे आज इससे पहले जो फैसला लिया था वो इसके हित में नहीं था, प्रदेश के हित में। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार आज देश का माहौल है, जिस प्रकार से हम संवैधानिक हमारे संविधान को का हनन हो रहा है, जिस प्रकार हम ये देख रहे हैं हमारी लोकतंत्र की हत्या हो रही है, निश्चित तौर पे ऐसा माहौल है कि समाजवादी पार्टी की, समाजवादी लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए माननीय अखिलेश, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये तो अभी दिखावे का साथ है, ऐसा है क्या? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने भी कहा है कि 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल जी दोनों मिलकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करेंगे। निश्चित तौर पे आप देखिएगा इस लड़ाई को, जब मैनपुरी का परिणाम आएगा, इनको भी बैठा लीजिएगा, हमें भी बैठा लीजिएगा और हम तब डिबेट करेंगे। अभी तो जनता की अदालत में ये लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। लेकिन मेरे को कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा है उससे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मुझे लगता है वो केवल समाजवाद मतलब भारतीय जनता पार्टी के नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और इस कारण से हमारे भी मुख्यमंत्री। ठीक है, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे? राजेश जी, एक मिनट बस। एक उप मुख्यमंत्री होने के कारण जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने एक माननीय शिवपाल जी के लगा, उस पर हमने घोर आपत्ति है। जी राजेश, जल्दी से। हाँ, देखिए नेहा जी, अब अखिलेश जी की और समाजवादी पार्टी की स्थिति तो इतनी दयनीय हो चुकी है कि एक सीट बचाने के लिए जिस चाचा का वो लगातार अपमान कर रहे थे, भाई पिता और चाचा का अपमान तो इन्होंने मंच से किया, उनको भगाया शिवपाल जी को। शिवपाल जी का कई स्टेटमेंट आपने देखा और शिवपाल जी तो मंच से कहते थे कि भाई अखिलेश जी हमको पूछते ही नहीं है। लेकिन आज हकलाहट, बौखलाहट और इनकी ऐसी दयनीय दशा हो गई है कि चाचा जी के गोद में जाना पड़ रहा है कि हो सकता है इन्हीं के सहारे हमारा नैया पार हो जाए। लेकिन मैनपुरी की जनता जनार्दन अब समझ चुकी है
परिवारवाद से ऊपर उठ चुकी है। इनके तुष्टीकरण और राजनीति के अपराधीकरण से ऊब करके अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे रघुराज सिंह साक्य जी है, पूरी जनता उनको जिताना चाहती है मैनपुरी की। और जो हाल उनका आजमगढ़ में हुआ वही हाल रामपुर में हुआ, अब वही हाल मैनपुरी में होने वाली थी। अब जो कन्नौज की बहू थी डिंपल जी, कन्नौज से बहू की विदाई हो चुकी। वहां पे आपने देखा कि हमारे जो है कि विधायक वहां पे जीत करके आए उनके ही क्षेत्र से। तो अब इनकी विदाई तय, लगातार अपना क्षेत्र बदल रहे हैं, लगातार लोकसभा क्षेत्र बदल रहे हैं। हाँ। कहीं से जीत मिल जाए, कहीं से ऊर्जा मिल जाए, लेकिन अब इनको ऊर्जा मिलने वाली नहीं है, इसलिए इनकी दयनीय स्थिति हो गई है। अब इनकी स्थिति पर हंसना ही आ रहा है। ठीक है, जल्दी से जोशी जल्दी से रखिए अपनी बात। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जो बुजुर्गों का सम्मान है, समाजवादियों को इनसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। आडवाणी और जोशी को कैसे इन्होंने बर्फ पर लगाया, आज उनकी नमस्ते नहीं लेते, उनको मंच में स्थान नहीं देते। ये भारतीय जनता पार्टी से सीखने की आवश्यकता हम समाजवादियों को निश्चित नहीं है। हम निश्चित तौर पे जानना चाहते हैं आज जो जिस प्रकार का प्रदेश और देश में आपने वातावरण क्रिएट कर लिया, युवाओं के जैसे इसका क्या मतलब हुआ? कैसे लालकृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को ठिकाना लगाया? मतलब इसका क्या कहना चाहते हैं आप? मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं उनको बर्फ में लगाने का काम करा। जिन्हें अपना गुरु मानकर, जिन्हें अपना चेला मानकर माननीय आडवाणी जी ने गले लगाया, कि उनके राजनीतिक कैरियर को बढ़ाया। क्योंकि माननीय अटल जी तो उनको पहले ही बार करना चाहते थे, लेकिन आडवाणी जी का वहां सोने से उनको पारी खेलने का मौका मिला। लेकिन आते ही उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु को लगाया। क्या पूरा देश और प्रदेश इस बात को नहीं जानता है? मुरली मनोहर जोशी जैसे योग्य व्यक्ति को इन्होंने बर्फ में लगाने का काम किया। तो बुजुर्गों का ये कितना सम्मान करता है पूरे देश और प्रदेश जानता है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजेश जी, सीधा रुख आपका कर लेती हूँ, ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कहिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते। हाँ, देखिए नेहा जी, अभी ये प्रश्न उठा रहे थे आदरणीय आडवाणी जी पर, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी पे। इनको ये समझना चाहिए कि ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। आदरणीय आडवाणी जी और आदरणीय जोशी जी हमारे अभिभावक और संरक्षक है। और प्रधानमंत्री जी जब भी उनको आशीर्वाद देने की जरूरत पड़ती है, उनका बर्थडे हो, चाहे जो भी भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक दृष्टि से जो भी हमारा त्योहार और फेस्टिवल होता है, लगातार उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो इनको तो लगता है कि जब तक परिवार के लोग सत्ता पे काबिज नहीं रहेंगे तो सत्ता नहीं माना जाता। अरे भाई, ये संगठनात्मक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें उत्तरदायित्व चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन आडवाणी जी और जोशी जी का सम्मान और हमारे अभिभावक और संरक्षक हैं और रहेंगे आजीवन। अच्छा, जहां तक इनकी बातें है तो ये लोग तो परिवारवादी पार्टी है, ये लगातार क्षेत्र बदलते रहते हैं। अभी बहू की विदाई हमारे अरुण असीम जी ने वहां से कन्नौज से किया, अब रघुराज साक्य जी जो है मैनपुरी से भी कर देंगे, तो इनका सेवा समाप्त हो जाएगा। तो ये परिवारवादी पार्टी से अब इनको ऊपर उठना चाहिए, जनता के साथ होना चाहिए। अब ये लोग एक ही फार्मूले पे काम करते, एक ही परिवार, जवाब दीजिए जल्दी से। जोशी जी कह रहे कन्नौज से विदाई की है बहू की, अब मैनपुरी से भी की जाएगी। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैं परिवारवाद की इनकी बात शुरू करूंगा तो नेहा जी पूरी डिबेट यहाँ खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ आदरणीय राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ कल्याण सिंह जी के बेटे कल्याण सिंह जी के पोते, ये कौन सा परिवारवाद है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अमित शाह और जय गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। पूरी डिबेट यहाँ खत्म हो जाएगी। परिवारवाद की बात अगर मैं कहूँगा, इसमें कोई प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष आप नहीं बता सकते। इसमें बताइए, एक परिवार के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताइए आप। प्रवक्ता साहब, अगर मैं बताने लगूंगा पूरी डिबेट यहाँ खत्म हो जाएगी। पूछ रहा हूँ ना, नेहा जी पूछिए इनसे, एक परिवार के हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। बताना चाहता हूँ कल्याण सिंह की तीसरी पीढ़ी राजनीति में है, ये बताइए भाई, आप बताइए ना। एक परिवार के 2 प्रदेश अध्यक्ष का नाम आप बता दीजिए, छोड़िए राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। क्या कह रहे? प्रदेश अध्यक्ष का नाम बता दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़िए। 2 प्रदेश अध्यक्ष का नाम बता दीजिए जो एक ही परिवार से बने हो, या किसी 2 मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए कि जो एक ही परिवार से बने हो। ये जितने नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये संगठन में भी पदाधिकारी रहे, एमएलए भी है, एमपी भी है। परिवारवाद, ठीक है, परिवारवाद पे देश को बहकाना आप छोड़िए, भारतीय नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए, ये कह रहे हैं देखिए कन्नौज से बहू की विदाई की है, अब मैनपुरी से भी भारतीय जनता पार्टी बहू की विदाई करने के लिए तैयार है।
देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय डिम्पल यादव जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ, जब पूरा प्रदेश की जितनी भी नेत्रियां किसी भी राजनीतिक दल की हो, जब वो घरों पर बैठी थी, आदरणीय डिम्पल यादव जी अपने परिवार के साथ सेवा करने का काम कर रही थी। जिनका सेवा ही संकल्प है, सेवा ही जीवन है, उत्तर प्रदेश को जो अपना परिवार मानती हो, निश्चित तौर पर आप ये देखिएगा कन्नौज की जनता ने मन बना लिया और ऐतिहासिक विजय होने जा रही है। और कन्नौज की जनता ने तो साइडलाइन कर दिया था, क्या बोल रहे हैं आप? कन्नौज की जनता ने तो हटा दिया, अब तो मैनपुरी की बात है। मैं मैनपुरी का बता रहा हूँ आपको। मैनपुरी में चुनाव हो रहा था, मैनपुरी में चर्चा होनी चाहिए, मैनपुरी में चर्चा होनी चाहिए। मैनपुरी में की जनता ने मन बना लिया है कि सरलता, सादगी और सौम्यता की प्रतिमूर्ति आदरणीय डिम्पल यादव जी को अपना सांसद चुनने जा रही है। नहीं, जब ये कह रहे हैं कि देखिए इतना ही समीकरण अच्छा लग रहा था आपको और आपको लग रहा था कि डिम्पल यादव की जीत तो किसी भी हाल में तय है, तो फिर शिवपाल यादव के सामने जाकर नतमस्तक क्यों होना पड़ा? आपको लग रहा था यादव वोटों में सेंध लग जाएगी, बिखर जाएंगे यादव वोट? देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी की चिंता एक ही है कि हमारा जब परिवार अलग होता है तो इनको चिंता होती है, परिवार एक होता है और ज्यादा चिंता होती है। इनकी तो राजनीति है। तो ये पूछ रहे कितने टाइम के लिए एक है, ये एकता कितने टाइम के लिए दिखाई दे रही है? कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने केवल हमारे परिवार की बात मांगी। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी के नाम पे वोट मांगे, क्यों नहीं उन्होंने कल्याण सिंह के नाम पे वोट मांगे, क्यों नहीं उन्होंने राजनाथ सिंह के नाम पे वोट मांगे? भारतीय जनता पार्टी पूछती है कि आखिर कितने टाइम के लिए ये एकता दिख रही है? पहले ये विधानसभा चुनाव से पहले भी दिखी थी, फिर इसके बाद अलग अलग हो गए, फिर अब उपचुनाव हुए तब फिर एकता दिखने लग गई, फिर आप क्या अलग अलग हो जाएंगे? पूछ रहे हैं आप। माननीय शिवपाल जी ने कल भी कहा है कि 2024 में हम और माननीय अखिलेश यादव जी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम करेंगे। नेहा जी बहुत जिम्मेदार बयान दिया उन्होंने कल। ठीक है, राजेश जी ये बताइए कि दोनों के एक साथ आने से क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? नहीं नेहा जी, हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा ना, हमको कोई दिक्कत है। सबसे ज्यादा तो यादव वोट है, फिर शाक के हैं और आपने उसको उम्मीदवार बना दिया है, तो ऐसे में दूसरी, अब आप भी ये भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिगत जो समीकरण है वो कितने मायने रखते हैं किसी भी चुनाव को जीतने या हारने के लिए। नहीं नेहा जी, ये भ्रम तो टूट चुका ना। यही भ्रम तो इन्होंने रामपुर में भी फैलाया था, यही भ्रम तो इन्होंने आजमगढ़ में भी फैलाया था, यही भ्रम इन्होंने कन्नौज में फैलाया था। तो सब भ्रम तो टूट चुके हैं, जनता ने उस भ्रम को तोड़ दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।